हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आजकल सरकार कुछ भी काम करती है तो एक शब्द प्रचलन में आ जाता है, मास्टर स्ट्रोक, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के आर्थिक इतिहास का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसकी बात सबसे कम होती है, जहां पे 72 घंटे राजनयिक आर्थिक हलकों में जो आपाधापी रही और उसके बाद जो बदलाव हुए, उन्होंने भारत के इतिहास को बड़े स्तर पे बदला। क्योंकि आप मेरे बाएं साइड में इंदिरा गांधी की फोटो देख सकते हैं, तो निश्चित तौर पे इंदिरा गांधी से बहुत कुछ लेना देना है इस विषय का। लेकिन मैं बात करूंगा थोड़ा सा डीपर, बात करूंगा कि ये जो इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, इसने किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को बदला, चीजें क्या थी और कहां पहुंच गई, और क्यों इस घटना की बात इतनी कम होती है और क्यों बहुत ज्यादा इस पे बात की जानी चाहिए। हर विषय पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1991 के उदारीकरण से भी अधिक गहरा प्रभाव छोड़ने वाली यह घटना थी। क्यों थी, कैसे थी, हम विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि डेट क्या है, 19 जुलाई 1969 की बात हो रही है, तो कुछ कुछ तो आपको आइडिया लग रहा होगा। विस्तार से बात करेंगे। PDF मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम पे, यानी कि टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे, और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे भी स्कैन करके जुड़ सकते हैं। इट्स विकास लाइव पे PDF आपको यहीं भी मिलेगा। हर PDF क्लास के बाद में अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे अब रेगुलर तरह से, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें तो अगर आप मेरे दाएं साइड देखेंगे तो आपको एक वर्जन दिख रहा है, और आप बाएं साइड देखेंगे तो दूसरा वर्जन दिख रहा है ना, कि एक तरफ इंडिया है और एक तरफ भारत है। 1969 से पहले क्या होता था, जो बैंक्स थे ना, बैंक जो ऋण देते थे या जो सुविधाएं देते थे, मोस्टली जो शहरी उद्योगपति थे, जो रिच लोग थे, उनको मिलता था। जो ग्रामीण थे वो हाथ मल के रह जाते थे, पर अमूमन उनको इस प्रकार के ऋण इतने इजीली नहीं मिलते थे, है ना। अगर आप देखेंगे तो शहरी उद्योगपतियों के साथ पक्षपात होता था, और वो जो गांव के किसान थे, मजदूर थे, उनके साथ वित्तीय बहिष्करण यानी कि फाइनेंशियल एक्सक्लूजन होता था, है ना। सरल भाषा में 1969 से पहले बैंक केवल अमीरों की तिजोरी थे, जिनका उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना था, न कि देश का विकास। ऑल दे वांट कि देश का क्या कहते हैं विकास के बजाय हम मुनाफे पे जोर दें, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक केवल बड़े पूंजीपतियों पर केंद्रित थे, और कृषि लघु उद्योग और गरीब जनता को जो सुविधाओं को पूर्णतः इग्नोर किया जाता था, उन पर ज्यादा बात नहीं होती थी। अब है क्या, एक टर्म है जिसको कहते हैं कमांडिंग हाइट्स। ये नेहरूवादी सिद्धांत था कि सरकार के कमांड में रहना क्या चाहिए, तो बैंकिंग, बीमा, ऊर्जा, ये सारी चीजें, और कृषि लघु उद्योग, तो टॉप पे ये अगर हो तो सरकार इन सबको कंट्रोल कर सकती है। अब बता देता हूं, सरकार का अधिकार होना चाहिए ताकि संसाधनों का प्रवाह समाज के सबसे निचले स्तर तक, तबके तक सुनिश्चित किया जा सके। तो कहीं ना कहीं सरकार थी तो कमांडिंग हाइट्स पे, पर ये जो निचले तबकों तक इनकी जो बात सुनिश्चित करनी थी, ये हो नहीं पा रही थी। और कमांडिंग हाइट्स भी बड़ी वेग सी थी, सरकार इसको स्पष्ट करना चाहती थी। कुल मिला के बहुत से ऐसे बैंक थे जो निजी स्तर पे या राजकीय स्तर पे काम करते थे, पर उनका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, तो सरकार उधर ही देख रही थी, है ना। ठीक है ना, कि 1954 के जो समाजवादी स्वरूप की समाज व्यवस्था के लक्ष्य की व्यवहारिक परिणति थी। भाई, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है, यानी कि जो मूलभूत संरचना सिद्धांत है, वो भी इसी से जुड़ता है। वो उसके बाद ही, जब मैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करता हूं तो इसकी बात करता हूं, इन सुधारों की बात करता हूं। ये सुधार ना होते तो शायद देश में जब हम PSL यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, इस प्रकार की चीजें न आ पाती। ठीक है, चलिए, अब क्या था कि कांग्रेस के भीतर दो गुट बन गए थे, वैचारिक युद्ध चल रहा था, ठीक है। एक तरफ देखें तो इंदिरा गांधी गुट था, जो समाजवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था, गरीबी हटाओ की बात कर रहा था, पूर्ण राष्ट्रीयकरण, बैंकों के पूर्ण राष्ट्रीयकरण के प्रबल समर्थक थे, जन समर्थन और राजनीतिक वैधता के लिए काम कर रहे थे। ऐसा लोग कहते हैं कि ऑल शी वॉज इंटरेस्टेड की वोट्स, बट इन डीप अगर देखा जाए तो ठीक है, अगर वो चाहती भी थी तो काम बहुत गलत नहीं हो रहा था। इट वॉज अ गुड थिंग, ठीक है। सिंडिकेट और मोरारजी देसाई क्या चाहते थे कि रूढ़िवादी उद्योगपति समर्थक ही रहे, राष्ट्रीयकरण के कट्टर विरोधी थे। बजट के बाद इन्होंने, मोरारजी देसाई साहब ने इस्तीफा भी दे दिया था। तर्क क्या था कि सार्वजनिक क्षेत्र पहले से ही अक्षम है, उसको उसकी हम रीढ़ को और कमजोर कर देंगे, ऐसा इनको कहना था। तो क्या है कि जो हम जिसे राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसका ये क्लासिक उदाहरण था, जहां पे कहीं ना कहीं एक टसल चल रही थी। वो टसल जिसे कहते हैं कि मेजर रूप से सामने आके दिख जाती, ठीक है, प्रमुख रूप से दिख जाती है। अब एक टर्म आता है सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण का मतलब क्या है कि जैसे कि RBI का नियंत्रण बढ़ जाए, है ना, बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र को लेंडिंग करने को कहा गया, यानी कि जो PSL है, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी कि जो गरीब हैं, किसान हैं, प्रायोरिटी उनको दीजिए क्योंकि वो अक्षम है, उनको दिया जाए। तो इसको कहते हैं सामाजिक नियंत्रण, जो 1967 से 68 तक चला। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती थी। सरकार क्या चाहती थी? पूर्ण राष्ट्रीयकरण चाहती थी। सरकार चाहती थी कि अगर हम
अपने हिसाब से सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ा सके तो ही ज्यादा बेहतर होगा, तो सरकार ने कहा कि पूर्ण राष्ट्रीयकरण तो करना ही होगा। अब देखिए कि सामाजिक नियंत्रण का मध्य मार्ग अपर्याप्त साबित हुआ, क्योंकि इससे काम बन नहीं रहा था, पुल टूटता सा प्रतीत हो रहा था। ठीक है, एलके झा जो आरबीआई गवर्नर थे वो इसके पक्षधर थे, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने पूर्ण अधिग्रहण का मन बना लिया था। एलके झा द देन आरबीआई गवर्नर वांटेड कि सामाजिक नियंत्रण रहे, यानी कि सोशल कंट्रोल रहे, यानी कि आरबीआई का कंट्रोल रहे, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, साथ में जो पीएसएल है यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको लैंडिंग दी जाती रहे। लेकिन सरकार ने मन बना लिया था कि हम चीजें बदलेंगे, तो फिर बदलने पे आ जाती हैं। अब वो जो 72 घंटे थे ना, उसमें थोड़ा सा देखते हैं हुआ क्या कि डीएन घोष जो उस समय उप सचिव थे, उनको मात्र 72 घंटे के दौरान विधेयक का मसौदा की ड्राफ्ट जो है बिल का, उसको बनाया जाए कि हम राष्ट्रीयकरण करने वाले हैं। 72 घंटे के अंदर ये बात हुई है ना। उसके बाद आती है 18 जुलाई, जब आईजी पटेल का सुझाव आता है। क्या कहते हैं कि विदेशी बैंकों को छोड़ दीजिए, केवल 85 से 90% व्यवसाय वाले बड़े बैंकों को चुने। इस बात को सुना जाता है। 50 करोड़ जमा की सीमा तय की जाती है। अब क्या है कि देना बैंक को शामिल करने के लिए 100 करोड़ की सीमा घटाई गई थी। ठीक है, तो कुछ मतलब ऑल दे वांटेड कि जो 85 से 90% पैसा जिन बैंक्स के पास है, वो जो 14 बैंक्स थे, हम उनको नेशनलाइज करें, विदेशी बैंकों को भी छोड़ दें, क्योंकि इनके यानी कि 85 से 90% इनके पास है, अगर उसको कंट्रोल में ले लेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था तो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। तो इनिशियली वो यही करना चाह रहे, तो वही उन्होंने किया। हालांकि बाद में 6 और बैंक जुड़ते हैं 80 के समय पे। ठीक है, उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, द्वारा आधी रात को ऐतिहासिक अध्यादेश से इस पे हस्ताक्षर कराए गए। और एक बार ध्यान रखना कि 2 दिन बाद ही संसद का सत्र शुरू होना था, 2 दिन पहले ही इस अध्यादेश को क्या करा दिया गया, जारी करा दिया गया, उसको लाया गया। तो कुल मिला के कई बार लोग कहते हैं कि इतनी हड़बड़ी क्यों। इस प्रकार की चीजें तो आराम से डिस्कशन के बाद होनी चाहिए, पर शायद उनके मन में ये हो कि चुनाव आने वाला है, चीजें सही डायरेक्शन में ना हो, या उनके मन में हो कि अगर हम विपक्ष पे या अन्य लोगों पे ही अगर हम डालते जाएंगे कि जब सबकी सहमति हो तब चीजें हों, तो शायद चीजें नकारात्मक हो जाए या हो ना। तो आप इसको चाहे कह लीजिए समाजवाद के प्रति उनका प्रेम कह लीजिए, या शायद वोट्स के प्रति उनका जो नजरिया था शायद उसको कह लीजिए, है ना। अब देख लेते हैं पैमाना क्या था, मानदंड क्या था कि 50 करोड़ से अधिक जमा राशि वाले जितने भी बैंक हैं उन सब का राष्ट्रीयकरण होगा। इन मतलब 14 बैंक थे, इनके पास देश की कुल बैंकिंग का 85% हिस्सा था। कुछ बैंक थे, यहाँ पे मैंने आइडिया दे दिया है, मेरे पीडीएफ से देख लेना, उसको मिल जाएगा। तो सरल भाषा में सरकार ने क्या किया, एक ही रात में देश के 85% पैसे के प्रवाह पे सीधे कंट्रोल कर लिया। अब ये पैसा किस डायरेक्शन में जाएगा ये सरकार डिसाइड करेगी, या सरकार की नीतियां डिसाइड करेंगे। अब एक चीज तो तय है कि सरकार सामाजिक जो आयाम है, यानी कि जो समाजवाद का आयाम है, उसको लेके चली थी और उसको ही पारित कराना चाह रही थी। पर हम सबको पता है कि कोई भी सरकार हो, जब उसके कंट्रोल में इतना बड़ा मनी पावर होता है तो हर चीज उसी तरीके से नहीं होती है जो कही जाती है। कई बार इसका राजनीतिक दुरुपयोग भी होता है और वो देखने को भी मिला। ठीक है, हम आगे उस पर देखेंगे। अब जैसे अगर 1969 के पहले कंपैरिजन थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहले सिर्फ कॉर्पोरेट लाभ की तरफ बैंक देखते थे, उद्देश्य था, अब वो सामाजिक कल्याण की तरफ देख रहे हैं। पहले लक्षित वर्ग बड़े उद्योगपति और व्यापारी थे, अब लक्षित वर्ग क्या है, किसान, एमएसएमई, है ना, और गरीब जो थे, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज की बात हो रही है ना। भौगोलिक विस्तार मुख्यतः शहरी क्षेत्र तक सीमित थे, अब इनको ग्रामीण और अर्ध शहरी तक भी बैंक्स का विकास किया, उनकी शाखा खोली गई। पहले बाजार की ताकतों के द्वारा इनमें आवंटन होता था संसाधनों का, अब क्या है कि कमांडिंग हाइट्स यानी कि सरकारी प्राथमिकताओं द्वारा, जो यहां पे मैंने कमांडिंग हाइट्स की बात बताई थी, यहां पे तो सरकार जब ऊपर टॉप पे आ गई है तो सरकार अपने हिसाब से कहेगी कि नहीं नहीं योजना ये जा रही है, लोगों की ये जरूरत है। इस प्रकार से चीजें हुई। और मैं आपको बता दूं कि 1980 में बाद में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो टोटल 20 बैंक तब तक राष्ट्रीयकृत हो गए थे। जब तक मैं इस वीडियो को आगे बता रहा हूं, पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरा बताना कि अब तक कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। हालांकि कुछ बैंकों का मर्जर भी हो चुका है। खैर आगे आते हैं। अब हुआ क्या कि अब दिक्कत इसके साथ क्या थी कि अनुच्छेद 123 जो अध्यादेश वाला है, तो इंदिरा गांधी द्वारा संसद की बहस से बचने के लिए अध्यादेश का प्रयोग किया गया, क्योंकि उनको पता था कि संसद में जाएगी तो बहस होगी तो दिक्कतें होंगी। मैं हमेशा मानता हूं कि बहस होनी बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत भी अच्छा सोच रहे हैं, फिर भी मैं हमेशा कहता हूं कि संविधान जो किताब है, संविधान के अनुसार हमें चलना चाहिए। ठीक है, संविधान के अनुसार ये चली, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो जल्दीबाजी की जो एक महक थी ना, वो बहुत सकारात्मक नहीं थी। हम सबको पता है कि इसका निर्णय, इसके प्लस माइनस दोनों होने थे। सरकार ने जो बताया कि हम सकारात्मक कारणों के कारण ही लोगों का भला करने के लिए ही इसको कर रहे हैं, पर कुछ चीजें ऐसी भी थी जो थोड़ी सी नेगेटिव जाती हैं। ठीक है, अब अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा कि सत्र से 2 दिन पहले अध्यादेश क्यों लाया गया। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि यह नौकरशाही की शक्ति को बढ़ाएगा, गरीबों की नहीं,
ये होता भी है। जेपी साहब ने जो बात कही, जो बाद में बहुत बड़े आंदोलन के लीडर बने थे, और इस समय देखा जाए तो एमपी की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, जो क्षेत्रीय राजनीति है उसमें जिन दलों का उदय होता है, बेसिकली पटाक्षेप नहीं उदय होता है, वो सब जेपी की मूवमेंट के ही हिस्से बने थे। खैर, तो उन्होंने जो बात कही वो गलत नहीं थी, वो बाद में दिखती भी है ना। अब क्या है, आरसी के ऊपर केस आता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित करने की बात होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, है ना। और फिर संसदीय पलटवार क्या होता है कि सरकार द्वारा नया अधिनियम आता है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 पारित किया जाता है, फिर तो चीजें सरकार अपने हिसाब से करने लगती है। तो ठीक है, आप कर लो, उसको असंवैधानिक घोषित करा लो, पर सरकार इतनी पावरफुल है कि भाई अधिनियम बनाना तो उनके हाथ में है ना। और अगर वो मेजर पावर में है तो वो तो बहुत अच्छे से बहुत से अधिनियमों को अपने हिसाब से करा लेंगे। इस समय भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर देखें तो क्या हुआ कि हाँ, आर्थिक लोकतंत्रीकरण, आम जनता का बैंकिंग सिस्टम पर विश्वास कायम हुआ, है ना। जमाकर्ताओं की संख्या 3 करोड़ से 10, मतलब लगभग 10 करोड़ से ज्यादा हो गई, है ना। हरित क्रांति के लिए जो किसानों को सपोर्ट चाहिए था, चाहे जब हम बात करते हैं ट्रैक्टर की, हम बात करते हैं उर्वरकों की, हम बात करते हैं ऋण की, जो उनको पैसा चाहिए रहता था खाद्यान्न के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, उस पर भी बड़ा असर पड़ा। इस जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का, इसका बड़ा असर पड़ा। और प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, पहली बार संस्थागत वित्त का प्रवाह कृषि और शिक्षा की ओर हुआ। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था इस सरकार का, ठीक है, बड़ा अचीवमेंट था। और देखिए ना कि 1969 में 8,000 शाखाएं थी, 1980 में लगभग 32,000, लगभग 4 गुना शाखाएं बढ़ गई थी। तो अच्छी बात थी, अभी तक सब कुछ सकारात्मक डायरेक्शन में ही जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी थी जिन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जैसे कुछ नकारात्मकता भी हुई। जयप्रकाश नारायण ने जो चेतावनी दी थी, वो चेतावनी सत्य होती दिखती है। जैसे आधुनिक काल का जो हम एनपीए की बात कहते हैं ना, कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो बहुत बढ़ गए, क्योंकि बड़े बड़े स्तर पे किसानों ने लोन ले लिए, फिर देने के काबिल ही नहीं थे। अब वो चले गए तो किससे तुम वसूलोगे, है ना। नौकरशाही का हस्तक्षेप, कि चूंकि हर चीज पे कि ये काम तुम करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं, रेड टेपिज्म जिसे कहते हैं। जबरदस्ती के समय जो चीज 10 दिन में हो सकता था, उसमें 100 दिन लग रहे हैं, 1 वर्ष लग रहे हैं, पैसा खाया जा रहा है, घूसखोरी बढ़ रही है, इस प्रकार की चीजें, तो कंपटीशन भी रुका। और 1969 के बाद जो राजनीतिक ऋण, पॉलिटिकल जो लेंडिंग की बात होती है, उसकी संस्कृति बढ़ी। और इसको तो आप किसी भी स्वरूप में बहुत सकारात्मक नहीं मान सकते कि वो पैसा जो देश के लोगों का है, देश के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसकी अगर किसी भी पॉलिटिकल कॉज में उस पैसे का इस्तेमाल करना, जबकि वो राष्ट्र का पैसा है, किसी पार्टी का पैसा नहीं है, ये चीजें यहीं से शुरू हुई, जो एक नकारात्मक दिशा की ओर अभी भी जाती दिखती है ना। तो जो चेतावनी थी वो बिल्कुल सच होते प्रतीत होती है, ठीक है। तो अगर हम दो ध्रुव को देखें तो 1969 से पहले राज्य का एकाधिकार था, है ना। 1969 और 1991 की अगर बात करें तो 1969 में राष्ट्रीयकरण की बात की गई, है ना। जितने 14 बैंक थे उनको नेशनलाइज करने की बात की गई, समानता और सामाजिक न्याय की बात की गई, उसी पे फोकस था, निजी क्षेत्र को बाहर करने की बात की गई। लेकिन 1991 में स्थिति ऐसी हो गई थी कि इन सब चीजों से काम हो नहीं रहा था, भारत की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी इन्हीं कारणों से। तो उसको सुधार करने के लिए क्या हुआ, मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा की बात हुई, लिबरलाइजेशन की बात हुई, दक्षता और आर्थिक विकास पे बात की गई, और एचडीएफसी, आईसीआईसी जैसे निजी बैंकों का प्रवेश हुआ, क्योंकि इनके कारण ही फिर मार्केट ऊपर आया। और आज जिस स्थिति में हम लोग हैं वो इसी 1991 के निर्णय के कारण से। तो कांग्रेस यहां पे थी, कांग्रेस यहां पे थी, नियत यहां पे भी अच्छी थी, नियत यहां पे भी अच्छी थी, लेकिन यहां पे कुछ चीजें ऐसी थी जो हाथ से बाहर निकल गई थी, जिन्होंने कहीं ना कहीं 1991 के क्राइसिस को जन्म दिया, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि 1991 के सुधारों ने 1969 की अकुशलताओं को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन सार्वजनिक सेवा का आधार 1969 नहीं रखा था। तो ठीक है, इन अ वे 1969 वाज अ बिग मूव, बहुत जरूरी मूव था, ऐतिहासिक मूव था, मास्टर स्ट्रोक था। पर अगर 1991 का वो सुझाव ना मिलता, समाधान ना मिलता, तो हम बहुत गर्त में चले गए होते, किसी भी बुरे देश से और बुरी स्थिति में आ गए होते, ठीक है। अब तो इस विरासत का बहुत विस्तार ही हो गया है ना। जनधन योजना की बात करें तो 1969 की वित्तीय समावेशन की बात, ठीक है। भावना का 21वीं सदी का डिजिटल संस्करण, सार्वजनिक बैंकों की बात की जाए तो उनका विशाल नेटवर्क, ये सारी चीजें वहीं से हैं, 1969 से निकल के आई है ना। या देखा जाए तो निजीकरण की बहस वापस से हो रही है कि क्या जो 1969 से पहले होता था, प्राइवेटाइजेशन बैंक का बहुत ज़्यादा था, उस पर बात हो रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रहेंगी। और कई बार आता है कि क्या हमें उसी दौर में वापस लौट जाना चाहिए, क्या बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाना चाहिए। अब इस पे विद्वानों के ओपिनियन हो सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि एक बैलेंस हो, एक फेयर बैलेंस हो, ताकि वो आम व्यक्ति, वो किसान जिसको ऋण चाहिए, जिसको उर्वरक के लिए, अपने खेत के लिए, अपने ट्रैक्टर के लिए, अपने खाद्यान्न के लिए ऋण चाहिए, वो उस ऋण तक पहुँच सके, इसका इंश्योर करना होगा। तो यूपीएससी के लिए एक फ्रेमवर्क है, आप इसको जरूर देखिएगा कि आर्थिक साधन
साधन, राजनीतिक अस्त्र और क्या कहते हैं सामाजिक न्याय मिला के किस प्रकार से 1969 के बैंक के राष्ट्रीयकरण हुआ और किस प्रकार से एक सॉल्यूशन दिखता प्रतीत हुआ, जो बाद में खुद एक दिक्कत का कारण बना, लेकिन तब के लिए एक बड़ा सॉल्यूशन तो वो था ही। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पे क्या कह सकते हैं कि जो 1969 का जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, एक नीति नहीं बल्कि भारतीय राज्य द्वारा कमांडिंग हाइट्स पे कब्जे की एक चरम घोषणा थी कि जो भी पैसा है देश का मोस्टली सरकार के हाथ में रहना चाहिए। हालांकि अब सरकार धीमे धीमे उसको छोड़ रही है। इसने भारत के दूर दराज के गांवों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ा, वेरी गुड, लेकिन साथ ही एक ऐसी राजनीतिक नौकरशाही संस्कृति को भी जन्म दिया जिससे भारतीय बैंकिंग आज भी जूझ रहा है। किसानों तक पहुंच बढ़ी, शाखाएं बढ़ी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, उसी नियम कानून के दायरे में रह के कंट्रोल नहीं कर पाए। और आज स्थिति यह है कि कई बार जब लोन की बात करते हैं, लोन की अर्जी ठुकराई जाती है और उसमें जब हमको एक प्रकार रेड टेपिज्म की बू आती है तो हमें लगता है कि क्या ये निर्णय सही था या नहीं था, है ना। तो आज की बैंकिंग सुधार नीतियां 1991 का उदारीकरण किसी को भी 1969 के इस 72 घंटे के तूफान को समझे बिना नहीं समझा सका। तो हाँ, बिल्कुल, आप किसी भी घटना को एक चेन रिएक्शन के तौर पे देखें तो समझ में आएगा और तब पता चलेगा कि 91 की जरूरत क्यों थी और 69 की जरूरत क्यों थी और वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं उनकी जरूरत क्यों है, ये आपको पता चलेगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपका इस विषय पे क्या मानना है। मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि 27 अप्रैल से स्टडी IQ के बैचेस शुरू हो रहे हैं, निर्माण बैचेस हैं, जो हमारे प्रतिज्ञा बैचेस हैं। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में अवेलेबल हैं। द कोड विकास लाइव कोड जहां पे फ्लैश कर रहा है, प्लीज इसको इस्तेमाल कीजिए। बेस्ट क्यूरेटेड बैच है, बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। मैं हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल पढ़ाता हूं, उसका बैच भी 30 अप्रैल को, उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इसमें भी जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मेरा कोड यहाँ पे है विकास लाइव, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, बाकी ये जो विषय है इस पे आपकी क्या राय है? जो इंदिरा गांधी की बेबाकी थी उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये जल्दीबाजी थी? क्या ये सरकार ने जानबूझ के बैंकों की कमर तोड़ी या देश के लोगों की बात की गई? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पहले नहीं होता था, उसकी बात की गई। क्या वास्तविकता में ये समाजवाद था या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से कई चीजों को समय के बाद जज करना बहुत आसान होता है, उस समय जो स्थितियां होती हैं वो सरकार ही समझती है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।